जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के एजुकेशन एक्सीलेंस कॉन्क्लेव 2022 में अब हम बात करेंगे उन पैनलिस्ट से जिन्होंने मध्य प्रदेश के शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए लगातार वो तमाम कोशिशें की हैं, जिनका अनुभव मध्य प्रदेश में एजुकेशन सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली रहा है। बिना देरी करते हुए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी हमारे पहले पैनल को, लेकिन उससे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मंच पर मेरी सहयोगी प्रिया सिन्हा को, और साथ ही मैं पहले पैनलिस्ट को मंच पर बुलाना चाहूंगी संदीप शास्त्री जी। आप प्लीज मंच पर आए, वाइस चांसलर हैं जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से। सर बहुत स्वागत है आपका। संदीप शास्त्री जी प्लीज आप मंच पर आए। एक ऐसी यूनिवर्सिटी के चेयरमैन वाइस चांसलर हैं जो कि लगातार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है, हायर एजुकेशन को लेकर लगातार काम किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर जो यूनिवर्सिटी लगातार जानी जाती है, और ऐसी यूनिवर्सिटी जिसको सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर संदीप शास्त्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे। मैं हमारे दूसरे पैनलिस्ट को मंच पर बुलाना चाहूंगी मिस्टर प्रवीण ठकराल जी। सर आप प्लीज मंच पर आए, चेयरमैन है ओरिएंटल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट से। सर आप मंच पर और जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करेंगे मिस्टर प्रवीण ठकराल जी का, जिन्होंने लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वो काम किया है, वो तमाम कोशिशें की हैं जिससे स्टूडेंट्स ये सीख सके कि प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल्स होना कितना ज्यादा जरूरी है। जोरदार तालियों के साथ हमारे दूसरे पैनलिस्ट का स्वागत। और तीसरे पैनलिस्ट है मिस्टर प्रदीप श्रीवास्तव जी, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं पीएस एकेडमी से। सर आप प्लीज मंच पर आए, तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पहला पैनल हमारे बीच है जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र को लेकर काम कर रहा है और मध्य प्रदेश में शिक्षा को लेकर नए आयाम स्थापित कर रहा है। पीएस एकेडमी जो लगातार सिविल सर्विसेज के लिए कंपटीशन की तैयारियां स्टूडेंट्स को करवाती रही है। हमारे चौथे पैनलिस्ट डॉक्टर महक भंडारी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी, जनरल सेक्रेटरी हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री औरोबिंदो इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के। सर आप प्लीज मंच पर आए। श्री औरोबिंदो इंस्टीट्यूट जो कि किसी नाम का मोहताज नहीं है, लगातार बीते सालों में हम देख रहे हैं कि मेडिकल सर्विसेज को लेकर जिस तरीके से स्टूडेंट्स को तैयार किया जा रहा है। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले पैनल की। ओवर टू यू प्रिया। बहुत धन्यवाद पूजा। और देखिए बहुत खास पैनल है, तो एक बार जोरदार ताली हमारे इस पैनल के लिए ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, जब हम बात कर रहे हैं उज्जवल भविष्य की, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नींव रखने वाला कोई उस तरीके का मजबूत व्यक्तित्व हो। तो आप सब एक मजबूत व्यक्तित्व का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले संदीप जी मेरा सवाल आपसे यही होगा, जब हम बात करते हैं जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी की, जब हम बात करते हैं कोर्सेज़ की, खास तौर पर लॉ को लेकर, इसके अलावा पत्रकारिता को लेकर, एक पत्रकार के तौर पर किस तरीके से अभी तक सफर रहा है आपका? सफ़र तो अब तक बहुत ही अच्छा रहा है, और जिन गोल्स को हमने ध्यान में रखते हुए हर कोर्स को प्लान किया था, उस प्लान के मुताबिक हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और यहाँ तीन चीज़ों को हम, जो भी कोर्स हो, तीन चीज़ों को हम ध्यान में रखते अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। एक, गुणवत्ता और मात्रा, इंग्लिश में कहूँ तो क्वांटिटी एंड क्वालिटी। एक तरफ सरकार कह रही है कि कई वर्षों के अंदर हमारी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% होनी चाहिए। सो एक तरफ हम क्वांटिटी की बात कर रहे हैं कि संख्या, जिन विद्यार्थी चाहते हैं कि हायर एजुकेशन का बेनिफिट उन्हें मिले, उसका मौका उन्हें दें। बट ये नंबर्स की बात केवल नहीं है, इन बच्चों को जो हम एक क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते हैं उस पे भी हम ध्यान रखें। सो पहला ये है कॉम्बिनेशन ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी, उसको कैसे हम बैलेंस कर सकें। दूसरी बात, माध्यम और विधि, हम मीडियम कौन सा यूज करें और मेथडोलॉजी कौन सा यूज करें। आज काफ़ी माध्यम है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन है, कॉम्बिनेशन है। जब कोरोना आया हम सब ऑनलाइन पे गए, नॉट बाय चॉइस बट बाय नेसेसिटी। आज हम ऐसे एक वातावरण में हैं जब हम ये फैसला कर सकते हैं कि कौन से चीज़ ऑनलाइन, कौन से चीज़ ऑफलाइन। सो माध्यम, और माध्यम के साथ विधि, हमारी मेथडोलॉजी कैसे हो। आपने जो मंत्री जी से प्रश्न पूछा, आज जो भी बच्चा
यूनिवर्सिटी आता है, उनके माँ बाप के मन में एक ही प्रश्न रहता है, कोर्स के बाद क्या उसको काम मिलेगा। मेरे मित्र भी ये बात मानेंगे, हमारी वो दृष्टिकोण नहीं है। हम ऐसा एक वातावरण और शिक्षा देंगे कि बच्चे को ऑटोमेटिकली जो वो चाहता है 3-4 साल बाद वो मिल जाएगा, उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। सो क्या वो मेथोडोलॉजी यूज करेंगे हम। एंड आखिरी बात, कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट, संदर्भ और विषय। हम विषय को, संदर्भ को ध्यान में रखते हुए बच्चों को एक्सपोज करते हैं या नहीं। सो ये 3 अलग अलग विषय, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, मीडियम एंड मेथोडोलॉजी, कॉन्टेक्स्ट एंड कंटेंट, ये हमारा मूल उद्देश्य रहा है जो भी काम हमने 8-9 वर्षों में। सर, ये बहुत जरूरी भी है कि क्वांटिटी के चक्कर में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज ना कर दे, बहुत जरूरी है ये। प्रवीण जी, अगला सवाल आपसे रहेगा। आपके पास अनुभव है और प्रदेश के युवाओं के पास जोश है। आप इस एक ऐसे फील्ड से आते हैं जो हर दिन अपडेट होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हर दिन सीखने की गुंजाइश होती है। ओरिएंटल ग्रुप किस तरीके से आज के इस दौर में स्टूडेंट्स को तैयार कर रहा है, कैसे उनके जोश का फायदा उठाकर और अपने अनुभवों का फायदा उनको देकर प्रदेश के युवाओं को तैयार कर रहा है? लेट मी थैंक जी छत्तीसगढ़ और जोशीले पैनलिस्ट को देख के तो मेरे में हिम्मत नहीं कि मैं आपको क्या इतने जवाब दूं। मैं आपको एक बेसिक बात पे ले जाता हूं, जैसे आपने कहा कि आज की ज़रूरत क्या है। हमारी जो इंडियन पद्धति रही है शिक्षा की, वो एक कोर कॉम्पिटेंस की रही, बेसिक शिक्षा की रही। हमने अपने बच्चों में एक इंटेलिजेंस और एक संस्कार दिए। अब वक्त क्या था कि हमें उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी पे, ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना था, जिसके लिए हमने अपने इंस्टीट्यूट में, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, मैं अपने इंस्टीट्यूट की, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, हमने जब पहले दिन महसूस किया, मैं साथ में थोड़ा सा ऐड करूं, मेरा बेसिक एजुकेशन एक मिलिट्री स्कूल से रहा, जहां पे सबसे ज़्यादा ध्यान किसी के डिसिप्लिन पे और उसकी रूटीन पे, उसकी टाइमिंग से, उसके टाइम मैनेजमेंट पे दिया गया। उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए मैं, मेरे फादर, मेरे पेरेंट्स, हम लोगों ने मिल के जो विचार किया, जिस वजह से हमने इस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश किया, मुझे लगता था कि हम जब तक एक ओवरऑल डेवलपमेंट की नज़र से एक बच्चे की ग्रूमिंग जब तक नहीं कर पाएंगे, तब तक उसकी कॉम्पिटेंस और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना, वो बाहर निकल के नहीं आ पा रही थी। मंत्री जी ने भी कई चीज़ों का जवाब दिया, कई चीज़ें उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमको समझा भी दिया। ये फैक्ट है कि हम गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ, गवर्नमेंट की नौकरियों की तरफ ना देखते हुए, आज आप मार्केट में एक आदमी की इंटेलिजेंस को, उसकी कॉम्पिटेंस को या उसकी नॉलेज को, या जिस तरह से आजकल के स्टार्टअप्स को, इंक्यूबेशंस को आप देखते हैं, मुझे क्या लगता है कि हम पहले इंस्टीट्यूट्स में सिर्फ हमारा ध्यान क्या रहता था कि हम उसका कोर्स कंप्लीट करने में, उसके एग्जामिनेशन सिस्टम को देखने में लगें। आज मुझे क्या लगता है कि हमें उनको इन्वॉल्व करना पड़ता बाकी की को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर या बियॉन्ड करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए। आप कभी संस्थान में हमारे आएँ, मैं चाहता हूँ कि आप एक बार विज़िट करें और आप देखेंगे। मुझे क्या लगता है कि जब तक हम उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट पे, उनकी कोर कॉम्पिटेंस को डेवलप करने के लिए उनकी बियॉन्ड करिकुलम एक्टिविटीज़ को, उसके डिसिप्लिन, उसकी बॉडी लैंग्वेज को, उसके एप्टीट्यूड को जब तक डेवलप ना करें, वो आदमी प्रूव नहीं कर पाता। और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, मैं माफ़ी चाह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और कंप्लीट कर लूँ। आप ग्लोबल सिनेरियो में अगर आप देखते हैं हमारे इंडियंस की इंटेलिजेंस को या हमारे लोगों का जिस तरह से वो लीड कर रहे हैं, उनकी कॉम्पिटेंस के साथ साथ उनका जो डेवलपमेंट हुआ है या जो उन्होंने स्किल्स डेवलप किए हैं, जो कि मैं मानता हूँ, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का, कि इनका ध्यान काफ़ी हद तक इस टाइम जो स्किल डेवलपमेंट पे आया है, अगर यही हमने काफ़ी पहले कर लिया होता तो मैं समझता हूँ आज यूरोप के सामने या चाइना के सामने, जर्मनी के, फ्रांस के सामने हम कहीं पर भी कम नहीं आके जाते। बिल्कुल, और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भी है कि
बच्चों का विकास तमाम रूप से हो। सर्वांगीण विकास की इसलिए वजह से बात होती है कि जब बच्चा आगे बढ़े तो ना केवल जो पढ़ाई की चीज़ें वो तो उसे मालूम हो, लेकिन अदर जो बाकी के स्किल्स हैं उस पर भी ध्यान दिया जाए। प्रदीप जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जब शिक्षा की बात होती है तो एक बहुत बड़ी आबादी है बच्चों की, युवाओं की, खास तौर पर जो उनके अभिभावक हैं उनकी भी, कि बच्चा जब आगे बढ़े तो वो आगे प्रशासनिक सेवाओं में जाए, और उसके लिए आप तैयार करते हैं। पीएस एकेडमी किस तरीके से बच्चों को आगे के लिए, जो बच्चा ये सपना देख रहा है कि आगे चलकर वो प्रशासनिक सेवाओं में जाए, किस तरीके से उनके सपनों को आप पूरा कर रहे हैं? आज जिस पैनल में मैं बैठा हूँ सारे लोग फॉर्मल एजुकेशन के लोग हैं, और मैं ऐसा हूँ जो प्रिपरेशन करवा रहा हूँ किसी जॉब के लिए। पिछले 27 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मध्य प्रदेश में संभागायुक्त भी हमारे बच्चे हैं, आईजी भी हमारे बच्चे हैं, कई जिलों के कलेक्टर और एसपी भी मेरे बच्चे हैं। और जो आपका प्रश्न है वो मेरे लिए बहुत पुराने जैसा प्रश्न है कि क्या बच्चों की इच्छाएं होती हैं। देखिए, हर एक बच्चा चाहता है कि उसको कुछ अच्छा करने को मिले। मैं फिर से, जो मंत्री जी हमारे कह के गए हैं कि सिर्फ 4% लोगों को सरकारी नौकरियां मिलती हैं, बाकी लोगों को या तो व्यक्तिगत तौर पर उपक्रम अपने डालने होंगे या स्वरोजगार पे जाना होगा। लेकिन सिविल सर्विसेज में आने का मतलब होता है ओवरनाइट आपको पोजीशन मिलती है, रेस्पेक्ट मिलती है, स्टेटस मिलता है, और पैसा नहीं मिलता है। मैं बार बार इस बात को कहना चाह रहा हूं, जो लोग पैसे के लिए सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं वो शायद गलत रास्ता चुन रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको, यू मस्ट नो द वार्प एंड वेफ्ट ऑफ द सोसाइटी एंड यू शुड नो एवरीथिंग अंडर द सन इंक्लूडिंग द सन। लेकिन जब ऐसा होता है तो वो सब कुछ नहीं जान सकता है, तो हम लोगों का रोल आता है कि उसको क्या जानना चाहिए जिससे एग्जामिनेशन निकले। लेकिन सिर्फ यही रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों की नहीं है। मैं कई बार, अभी डॉक्टर साहब से मेरी बात हो रही थी, मैं कह रहा था मैं अकेला टीचर हूँ अपने पूरे इंस्टीट्यूट का, पिछले 27 सालों से पढ़ा रहा हूँ। कोई किसी जगह पर हमको कम से कम हज़ारों लोगों ने अप्रोच किया होगा कि आप हमको अपनी एक फ्रेंचाइजी देते। मैं कहता हूँ फ्रेंचाइजी ले लोगे, लेकिन प्रदीप श्रीवास्तव कहाँ से लाओगे? हर बच्चा जो हमारे पास आता है वो मिडिल क्लास से आता है, लोअर मिडिल क्लास से आता है। एक एक बच्चे के बारे में जब हम सोचते हैं तो ये लगता है कि इस बच्चे ने जो पैसा खर्च किया है, इसके माँ बाप ने कहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया होगा, और इस समय ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको हम सब कुछ पढ़ाएं, सब कुछ समझाएं। जोरदार तालियां इसके लिए ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम ऐसा सुनने को मिलता है। अभी आपको और बता देते हैं, अभी वैसे ये ऐसा मंच नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ किसी बहुत बड़े व्यक्ति के कहने पर कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या। मैंने 31 जनजातीय बच्चियों को अपनी क्लास में निःशुल्क एडमिशन दिया, एक पैसा नहीं, पूरा नोट्स मेरी तरफ से, पूरी क्लासेस मेरी तरफ से, और ये भी चैलेंज है 31 की 31 बच्चियां अधिकारी बनेंगी। और ये पिछले 27 सालों का रिकॉर्ड रहा है कि हमारे यहाँ 99% बच्चे अधिकारी बन ही जाते हैं। एक साल नहीं, दूसरी साल नहीं, तीसरी साल बनेंगे तो। और मैं डॉक्टर साहब से यही कह रहा था, मैंने आज तक नहीं कहा ये मेरा बच्चा है, हमेशा उस बच्चे ने कहा ये मेरे सर हैं। बस यही मेरी उपलब्धि है यहाँ पर। क्या बात है, एक बार जोरदार तालियां और के लिए। पीएस एकेडमी की शुरुआत 1995 से हुई थी, वैसे 1998 से फॉर्मली हुई थी, और हम आपको बता दें हमने 2005 तक पीएस एकेडमी का बोर्ड भी नहीं लगाया था। आज भी पीएस एकेडमी का कोई एडवर्टीजमेंट आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये अतुल जो आपके हमको यहाँ पर लेके आए हैं, उन्होंने कहा नहीं सर आपको चलना है, तो मैं आया यहाँ पर। और आपको बता दें एक भी एडवर्टीजमेंट नहीं होता हमारा। सर आपके स्टूडेंट्स या आपके एडवर्टाइजमेंट का काम करते हैं। एग्जैक्टली यही मैं कह रहा हूँ कि जितना मध्य प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में जो हमारे अधिकारी बच्चे हैं वही बच्चे भेजते रहते हैं और वही कहते हैं कि सर आप इसको पढ़ा देना। तो इस शिक्षा में सबसे पहली मैंने जो बात कही थी और सबसे ये बात कह रहा हूँ कि सिर्फ पैसा सब कुछ नहीं है, इसमें आपका सम्मान सबसे बड़ी चीज़ है। और यही एक अधिकारी को चाहिए कि वो सम्मान करे, और ही मस्ट बी एबल टू कंट्रीब्यूट फॉर द सोशल कॉज। ये यदि है तो अधिकारी बनाने का मतलब है, ये यदि है तो अधिकारी बनने का भी मतलब है। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। महक जी, अगला सवाल आपसे रहेगा। आपके ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं, एक तो मेडिकल स्टूडेंट्स को तैयार करना, अच्छी शिक्षा उन्हें देना, और उन्हें अच्छी शिक्षा मिलेगी तो प्रदेश के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। श्री औरोबिंदो इंस्टीट्यूट प्रदेश में एजुकेशन सेक्टर में किस तरीके से काम कर रहा है, अब तक क्या क्या उपलब्धियां हैं, मैं चाहूंगी आप जरूर बताएं दर्शकों को।
देखिए, मैं थोड़ा सा मेरा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश में पहले लॉन्ग बैक इन 1997 पहले कोई एजुकेशन या मेडिकल फील्ड में इतना कुछ ग्रोथ नहीं था। फिर अरविंदो ने, मेरे फादर ने, मेरे मदर ने, हमारा पूरा परिवार ये डॉक्टरों का परिवार है, और मेरे फादर ने पैरामेडिकल कोर्सेज मतलब फिजियोथेरेपी और नर्सिंग ये सब कोर्सेज स्टार्ट करे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया, मैं और मेरे ब्रदर हम लोग भी सब डॉक्टर्स बने, तो एक मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किया, फिर डेंटल कॉलेज स्टार्ट किया और स्टूडेंट्स आना चालू हुए। और अब देखते हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं कि मेडिकल फील्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फील्ड हो गई है। कोरोना काल के बाद तो यहाँ जितने भी लोग हैं सब लोग इन चीज़ से गुजर चुके हैं, और सब ने देखा ही होगा कि अब मेडिकल प्रोफेशनल की कितनी ज़रूरत पड़ चुकी है। तो उसमें हर प्रकार के व्यक्ति की ज़रूरत है, जिसमें नर्सिंग भी हो सकता है। तो अरविंदो ने अपने आप को प्रमोट ही वैसा करा है कि हम लोग एक मेडिकल यूनिवर्सिटी हैं। हम लोग मेडिकल कोर्सेज़ को लेके, मेडिकल एनिमेशन को लेके ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं आगे। और जो मैंने अभी फील किया है कि इस समय बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत है, जो कि एक अगर आप किसी टेक्नोलॉजी की बात करें तो टेक्नोलॉजी तो आप सब लोग सुनते हैं कि सीटी स्कैन अपग्रेड हो गया है, नया नया सीटी स्कैन आप सुनते होंगे, एमआरआई की मशीन नई आ गई है, पर उनको चलाने वाले लोग कितने हैं? उनको चला के उनको समझना कि उसकी ट्रेनिंग देना और उसको कैसे चलती है मशीन, उसको सही डायग्नोसिस करना। तो मैं, मेरा पूरा परिवार, मैं, मेरी वाइफ भी डॉक्टर है, मेरे ब्रदर डॉक्टर मोहित भंडारी वो बेरियाट्रिक सर्जन है, वो भी, उनकी वाइफ भी डॉक्टर है। हम लोग पूरे परिवार में सब डॉक्टर्स हैं। तो एक डॉक्टर से एक अस्पताल को जब रन करते हैं तो एक सोच का ज़रिया कुछ अलग हो जाता है। और क्योंकि मैं थोड़ा सा, मुझे टेक्नोलॉजी पसंद है मुझे, और मैं खुद भी एक सर्जन हूँ, तो मैं इस चीज़ को फील करता हूँ कि मुझे ऐसे लोग डेवलप करना है। स्टूडेंट्स तो हो गए, लेकिन स्टूडेंट्स को भी दिखाना है कि ये टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट करती है। सेकेंडली, लोग तैयार करना है जो कि असिस्टेंट्स कहलाते हैं इनके, जिनको ये चीज़ यूज़ करते आना चाहिए। तो अभी अरविंदो इसी चीज़ पे फोकस कर रहा है कि ये जो इनोवेशन हो रहे हैं मेडिकल फील्ड में, उनके लोगों को तैयार किया जाए, ताकि हर जगह पे जहाँ पर भी इस चीज़ की, इन लोगों की ज़रूरत हो, वो जा पाएँ। जैसे कि आप लोग सुनते होंगे कि कुछ गाँव में, कुछ छोटे शहरों में भी अब मेडिकल कॉलेज खुलते जा रहे हैं। अब मेडिकल कॉलेज तो खुल जाएगा, लेकिन वहाँ पे अगर कोई टेक्नोलॉजी लगी हुई है, वहाँ पे कोई मशीन लगी हुई है, तो उसको यूज़ तो करते आना चाहिए। ऐसी स्टाफ रिक्रूट कर लेंगे और कोई उसको नहीं आता होगा तो कोई उस चीज़ का मतलब नहीं है। हम लोग ऐसे लोग हम लोग डेवलप करें, जिसको आप बोल सकते हैं शायद कि हम जॉब ओरिएंटेड एक काम कर रहे हैं, जिससे कि लोग ऐसे डेवलप हो ताकि उन चीज़ों का, रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हो और अपन लोग एक अच्छा मेडिकल हेल्दी एनवायरनमेंट पूरे मध्य प्रदेश स्टेट में लेके आ सकें। तो अरविंदो इसी पहल पे काम कर रहा है। और ऐसे में आप लोगों की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। प्रवीण सर, मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि इससे पहले आपने बताया कि स्किल के लिए किस तरीके से इसकी ज़रूरत है और कितना ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन प्रवीण सर, एक सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये भी है कि कोरोना के वक्त में, कोविड के टाइम में हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें बदली। बच्चे ऑनलाइन गए, ऑनलाइन उन्होंने शिक्षा हासिल की। लेकिन जब ऐसी चुनौतियां बढ़ती हैं तो आपदा में एक अवसर भी पैदा होता है कि हम नई चीज़ों को समझते हैं, सीखते हैं। क्या, क्योंकि ऑन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंस, क्या अभी ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि एक पैरेलल उसी तरीके का, क्योंकि बहुत चुनौतियां हमें स्टार्टिंग में फेस आई थी जब एकदम से हमें शिफ्ट करना था ऑनलाइन मोड पर, क्या ज़रूरी ये नहीं कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए, उसको भांपते हुए कुछ पहले से ही पैरेलल सिस्टम हम तैयार करें ऐसी सिचुएशन के लिए? सर, मेरा सवाल ये है कि पैंडेमिक के टाइम पे हमने बहुत सारी चीज़ों में बदलाव देखा। जब हम डिजिटल पे गए, ऑनलाइन मोड पर गए, तो कुछ चुनौतियां हमारे सामने आई थी। क्या अब ये ज़रूरी नहीं कि पैरेलल कुछ एजुकेशन सिस्टम इस तरीके का बने ताकि इन फ्यूचर के लिए हम तैयार रहें? जितना मैं आपकी बात समझा हूँ, हमने तैयारी तो कर ही ली। आप देखिए कि आज हम कितना तैयार थे। मैं समझता हूँ अगर आप ग्लोबली कॉम्पिटिटिवली देखें, जितना इस कंट्री में यहाँ का यूथ और यहाँ का एक सिटीज़न तैयार था, आप देखिए हमने कितना अच्छा फाइट किया, हमारी इम्यूनिटी कितनी अच्छी थी, और पेंडेमिक के टाइम हम लोग कितने डिसिप्लिन थे। और मैं आपको रियली बिलीव कर रहे हैं आप, मैं खुद महसूस करता हूँ, इतना अच्छा सोशल सिस्टम डेवलप था कि आपके घर पे आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आई। मुझे वो थोड़ा सा पीरियड याद आता है 92 का, जब राइट्स हुए थे बाबरी मस्जिद के। बहुत मुश्किल थी, बड़ा मुश्किल हो गया था अपने आप को संभालना, मैनेज करना, ग्रोसरी को या किसी भी चीज़ को अरेंजमेंट्स करने को लेके। आज आप देखिए डिजिटली हम कितना स्ट्रॉन्ग ऑलरेडी थे। हमारा ऑनलाइन सप्लाई सिस्टम, ऑनलाइन चेन्स इतना अच्छा काम किए हैं, इतनी फास्टर डिलीवरी रही।
मैं समझता हूँ हमारे कलेक्टर्स, कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेशन का आप रोल देखें कि आपके घर में आपकी मेडिसिन, आपकी हर चीज़ डिलीवर हुई, आप ऑनलाइन ऑर्डर करें, आपके पास तुरंत उसकी व्यवस्था होती रही। और एजुकेशन वाइज अगर आप देखें तो मैं अपने इंस्टीट्यूट के बारे में कह सकता हूँ कि हमने एक भी दिन छुट्टी नहीं की। हमारी सारी फैकल्टीज़ बल्कि ऑनलाइन मोड में रहने के बाद वो स्टूडेंट्स से ज़्यादा कनेक्टेड रहे, इन्वॉल्व रहे, और स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस मैं कह सकता हूँ, विश्वास के साथ बता सकता हूँ, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। हालांकि टेक्निकल सब्जेक्ट्स थे, लैब वगैरह यूज़ करने में थोड़ी दिक्कत आई, लेकिन इसके अलावा आप देखें तो उन्होंने, स्टूडेंट्स ने, इस यूथ ने टाइम वेस्ट नहीं किया, अपने आप को इन्वॉल्व रखा, अपने आप को अपडेट करते रहे। और आप देखें कि ऑलरेडी अब हम तो इतना अच्छा सिस्टम डेवलप हो चुका है कि अब तो अमेलगेमेट हो गया ये पूरा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों। सर, प्रैक्टिकल नॉलेज और रिसर्च ड्रिवन एजुकेशन पर तो जोर इस वक्त दिया जा रहा है, हम एजुकेशन सेक्टर में देख रहे हैं। संदीप जी, एक सवाल मेरा आपसे है, क्योंकि जिस तरीके से हम यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, जागरण लेक सिटी, तो हायर एजुकेशन की बात कर लें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लें, हर चीज़ में हम देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी लगातार नए आयाम स्थापित कर रही है और अवार्ड्स बहुत ज़्यादा मिले हैं इस यूनिवर्सिटी को। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक डायमंड रिवॉर्ड से अभी नवाजा गया है। मैं चाहूँगी आप दर्शकों को उस बारे में बताएं कि क्या वो अवार्ड है जिसका नाम डायमंड रखा गया और किस बेसिस पर वो मिला यूनिवर्सिटी को। ये एक इंटरनेशनल रेटिंग सिस्टम है जिसे QS रेटिंग कहते हैं, और उस QS रेटिंग में अलग अलग लेवल्स ऑफ अवार्ड देते हैं। एंड पिछले साल हमें डायमंड रेटिंग मिला, विच इज़ द सेकंड हाईएस्ट लेवल ऑफ रेटिंग। इस पूरे सेंट्रल इंडिया रीजन में किसी और विश्वविद्यालय को वो रेटिंग नहीं मिला था। सो इट इज़ द QS स्टैंडर्ड्स रेटिंग जिसमें हमें डायमंड रेटिंग दिया गया। और जो आपने लार्जर प्रश्न उठाया, आज हम ऐसे एक वातावरण में शिक्षा की बात कर रहे हैं जहाँ शोध हो, पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन हो, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन हो, उसमें फ़र्क करना वो दिन गए। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आप देखें तो हमें एनकरेज किया गया है कि आप अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स को लेके वहीं से एक शोध का जो संस्कृति है, रिसर्च कल्चर जो है, उसको आप उस स्टेज से डेवलप करें। और मैं जस्ट 2 उदाहरण दूंगा जो हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अंडर ग्रेजुएट लेवल से रिसर्च बनाएं, किस तरह का शोध जो समाज से, समाज की समस्याएं से जुड़ी हो। आज हमारे कानून विद्यार्थी क्या कर रहे हैं? हमारी विश्वविद्यालय की एक सौभाग्य है कि इसी एक देश का संविधान का जो वो कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज की बात कर रहे हैं, उस कंसल्टेटिव कमिटी में हमारे यूनिवर्सिटी के अध्यापक हैं, शोधक हैं। सो हमने क्या किया उधर, इस रिफॉर्म के बारे में चर्चा करते करते हमने हमारे स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में बना के इन्वॉल्व कर दिया उसमें। सो हमारा अंडर ग्रेजुएट बच्चा आज शोध में, थियोरेटिकल शोध नहीं, ये एक देश के संविधान में कैसे, क्या, क्यों बदलाव लाएं, लोगों से उस देश में बात करें, आप क्या चाहते हैं आपके संविधान में। इन सब कामों, इन सब चीजों की एक भूमिका हम कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण, भोपाल में ही पुलिस कमिश्नरेट ने हमें जवाबदारी, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि हमारे पुलिस में जो हैं उनका इमोशनल कोशेंट को हम कैसे इंप्रूव करें। सो हमारे रिसर्चर्स और हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स सब इसमें भाग ले रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक ट्रेनिंग हो रही है कि हम पुलिस में जो हैं उनके साथ मिलके इस चीज को कैसे करें। सो एक तरह से शोध को लेबोरेटरी या एक कमरे के 4 बॉर्डर्स के अंदर रखने की हम कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसको समाज को लेके जा रहे हैं। सो ये मुझे लगता है अगर हमारे स्टूडेंट्स इस तरह की शिक्षा के साथ बाहर जाएं, जैसे मैंने पहले कहा, कैंपस
में कंपनीज को आने की ज़रूरत नहीं है। इन बच्चों को ये कंपनीज वहाँ बुलाएंगे क्योंकि जिस तरह का अनुभव वो पा चुके हैं वही उनका वो एजुकेशन, वो कॉम्पिटेंस का आधार रहेगा। बिल्कुल, और ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। भंडारी साहब, मैं आपके पास आ रही हूँ क्योंकि जब हम बात करते हैं मेडिकल एजुकेशन की, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अभिभावक हैं, उनके जहन में तमाम तरह के सवाल चलते हैं क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ऐसे में कैसे उन बच्चों को ये विश्वास आप दिलाएंगे, कैसे उन बच्चों को आप ये बताएंगे कि अगर उनको शिक्षा हासिल करनी है बेहतर तरीके से और उन तमाम भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, तो वो आपके पास आए? देखिए, अभी फ़िलहाल के समय अगर नॉर्मल एक एजुकेशन प्रोसेस जैसा आप लोग सब जानते हैं कि एक टीचिंग होती है, टीचर्स आते हैं, थोड़ा पढ़ाया जाता है उस समय, मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर। और क्योंकि ये मेडिकल फील्ड है, हम एक अस्पताल को बिलोंग करते हैं, तो इसके पहले ट्रेनिंग जो मैं करवाने का सोच रहा हूँ वो मैं चाहता हूँ कि एक ट्रेनिंग हम लोगों ने स्टार्ट किया जिसको होता है ट्रेनिंग बाय सिमुलेशन। सिमुलेशन मतलब ये होता है कि अगर आपको किसी पेशेंट के ऊपर अगर कोई प्रोसीजर करना है, मान के चलिए सिंपल शब्दों में बोलूँगा, अगर आपको सोनोग्राफी करना है या हार्ट का कोई ईसीजी करना है, ईको करना है, तो उसके लिए आजकल एक मशीन्स आ गई हैं जिसमें आप प्रोब रख के आपको वही की वही एनाटमी दिखेगी, शरीर का अंदर का सब बनावट वैसी की वैसी दिखेगी जैसा कि एक पेशेंट में होती है। तो जब तक कोई नई चीज़ हम लोग नहीं लेके आएंगे तब तक तो स्टूडेंट्स भी अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो आपको मैंने आपको वही चीज़ बोली कि सबसे पहले तो एक तो ट्रेनिंग देना पड़ेगी सिमुलेशन के माध्यम से। सेकंड, जो नई टेक्नोलॉजी वो आपको लेके आना पड़ेगी और उनको बताना पड़ेगा कि ये नई टेक्नोलॉजी इस तरीके की एग्जिस्ट करती है, ये एग्जिस्ट मतलब ये चीज़ होती है। अब आज की डेट में यहाँ जितने भी लोग हैं, कितने लोगों को पता होगा कि रोबोट दिखता कैसा है, पहली बात तो ये। तो स्टूडेंट्स को जब आप रोबोटिक सर्जरी हम लोग कर रहे हैं पिछले 10 साल से, अब अगर मैं उनको रोबोट दिखाऊंगा, रोबोट की ट्रेनिंग करवाऊंगा, तो एटलीस्ट उनको कुछ बेसिक्स तो समझ में आएगा कि रोबोटिक सर्जरी से ये सब किया जा सकता है। तो यही कुछ चीज़ें अलग हैं जो कि जिसके माध्यम से आप कुछ कर सकते हैं। अब जैसे अब कोविड के समय देख लीजिए कि पूरा जीन्स का बहुत बड़ा रोल देखा गया है, आपने सब पढ़ा होगा B21 जीन और 2.1 ये सब चीज़ें। तो हम लोगों ने जीन सीक्वेंसिंग की मशीन परचेज़ करी है, उससे हम लोग अब जीन बैंकिंग चालू कर रहे हैं। जीन बहुत सारी चीज़ों में भी आप देख सकते हैं, थैलेसीमिया वाले पेशेंट में, सब में। तो यही कुछ तरीके हैं जिसके कारण से आप कुछ एक अलग चीज़ करेंगे तो ही यानी कि कुल मिलाकर सिर्फ किताबी ज्ञान पर फोकस नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस है और आप सभी का उस पर फोकस है। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।